हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स। सो गाइज, आज हम एयरफोर्स XY ग्रुप का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। आपका जो एग्ज़ाम 4 नवंबर 2020 को हुआ था, उसका इंग्लिश पेपर मैं इस वीडियो में सॉल्व कराने वाला हूं। एंड इतना आप सभी जानते हैं कि एयरफोर्स कभी भी ऑफिशियली अपने एग्ज़ाम पेपर्स शेयर नहीं करता। सो आज जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको कराने वाला हूँ ये मेमोरी बेस्ड है। इसमें होता क्या है, 90% क्वेश्चंस एग्जैक्टली वो होते हैं जो आपके एग्ज़ाम में एज इट इज़ पूछे गए हैं। सेम क्वेश्चंस यहाँ पर दिए जाएंगे। एंड जो बचा हुआ 10% पार्ट है उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो एज इट इज़ तो एग्ज़ाम में नहीं आए थे, बट सेम कॉन्सेप्ट पर सेम पैटर्न वाले क्वेश्चंस वहाँ पर पूछे गए थे। सो सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिना स्किप करें एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है देन लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट आपका आता है अनसीन पैसेज, जिसको हम बाद के लिए रखते हैं। अभी हम फिलहाल चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर, और डायरेक्शन 4 to 6 आपका दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज हार्डली डैश रीच्ड हर होम व्हेन द रेन स्टार्टेड। हार्डली से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। हार्डली हो या स्कैर्सली हो, ये कुछ नेगेटिव सेंस देते हैं अपने आप में, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं। और साथ ही साथ इनमें इन्वर्जन लगता है। इन्वर्जन का मतलब क्या है, देखिए जनरली इंग्लिश के अंदर क्या होता है, कोई भी सेंटेंस है वो सबसे पहले स्टार्ट कैसे होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। इस तरीके से होता है कोई भी एक जनरल सिंपल सेंटेंस। इन्वर्जन क्या कहता है कि पहले वर्ब आनी चाहिए, उसके बाद सब्जेक्ट आना चाहिए। क्लियर? यानी हार्डली एक वर्ड है, ये लग गया। हार्डली के बाद क्या होगा, अब हार्डली के बाद पहले वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। ये कॉन्सेप्ट होता है इन्वर्जन का। तो हार्डली हो या स्कैर्सली हो, दोनों लगभग एक ही जैसे वर्ड्स हैं, दोनों में इन्वर्जन लगता है। तो यहां से एक चीज कंफर्म हो गई कि ऑप्शन नंबर ए नहीं आ सकता, ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? तो भाई मैंने कहा हार्डली के बाद पहले वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट, तो यहाँ पर तो वर्ब है ही नहीं, गलत हो गया। सेम उसी तरीके से ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया, पहले सब्जेक्ट यूज किया, उसके बाद वर्ब। बचा आपके पास ऑप्शन नंबर बी और सी। तो या तो हैड आएगा या तो डिड आएगा। अब इन दोनों में से कैसे डिसाइड करें? तो याद रखिए, एक कॉन्सेप्ट और छोटा सा नोट बनाकर लिख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हार्डली और स्कैर्सली के साथ या तो हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ होता है या तो हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज़ होता है। कब? तो भाई डिड का यूज़ जब होगा जब आगे आपके सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही हो, आगे आपके सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही हो। और हैड का यूज कब होता है, जब आगे सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया हो। तो अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो आगे आप चलें तो यहां पर ये है मेरी वर्ब रीच्ड। ये मुझे देखना होगा क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो रीच्ड यानी फर्स्ट फॉर्म तो है नहीं, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और मैंने अभी अभी बताया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर दे रखी है तो आप हैड का यूज करेंगे। यानी यहां पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हार्डली हैड शी रीच्ड हर होम व्हेन द रेन स्टार्टेड। आई होप आपको क्लियर होगा। देन नंबर 5 इज द बॉस वांटेड टू नो डैश डन द जॉब। यानी सेंस क्या निकल रहा है कि भाई बॉस जानना चाहते थे कि मैंने काम कैसे किया, ये यहाँ पर सेंस निकल रहा है। अब एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, आप अगर देखें ऑप्शंस को तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी देखिए सबसे पहले, क्योंकि बी सबसे अलग है, सबसे हटकर है। और मैंने कह रखा है आपको कि भाई एलिमिनेशन मेथड लगाओ, यानी सबसे पहले वो देखो जो गलत हो सकता है। गलत ढूंढोगे तो सही तक पहुंचोगे, और अगर सही ढूंढने निकलोगे तो एग्जाम पेपर में गलत कर आओगे। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, यहां पर दैट का यूज हो रहा है, ये बाकी सबसे अलग है। तो अगर मैं ऑप्शन नंबर बी को टिक करता हूं तो एक चीज मैं यहां पर देख पा रहा हूं, यहां पर इन्होंने क्या किया, हाउ हैड आई, यानी कि सबसे पहले WH फैमिली का एक वर्ड है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट, यानी यहाँ भी इन्वर्जन लगा दिया इन्होंने। और इन्वर्जन कब लगता है भाई, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में लगता है। अगर मैं हाउ हैड आई बोल रहा हूँ तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन गया। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन को देखूँ, अपने क्वेश्चन नंबर 5 को, तो यहाँ कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ,
कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ यानी सिंपल सेंटेंस है तो इन्वर्जन नहीं लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पर गलत हो गया, नहीं आ सकता। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी पहले वुड आ गया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है तो ये भी नहीं हो सकता, गलत हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर हैड पहले हेल्पिंग वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट, गलत हो गया। बचा मेरे पास ऑप्शन नंबर ए, यही मेरा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है भाई, WH फैमिली का वर्ड है, उसके बाद सब्जेक्ट पहले आया फिर मेरी हेल्पिंग वर्ब आई। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज आई विश आई डैश अ किंग। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर क्या है, मैंने आपको बता रखा था कि भाई किसी भी सेंटेंस में अगर इमेजिनेशन वाली कंडीशन आ रही है या कोई अनफुलफिल्ड डिज़ायर है, कोई विश है, तो उसको बताने के लिए होता क्या है, आपका जो सेंटेंस है वो स्टार्ट होता है आई विश इससे, या फिर ही विशेज, सपोज, इफ, एज इफ, एज दो, इफ ओनली, इनसे स्टार्ट होता है। और इनके बाद आने वाला ये जो मेरा पर्सन है, ये जो मेरा नाउन है, ये जो मेरा प्रोनाउन है, ये चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, चाहे फर्स्ट पर्सन हो चाहे सेकंड पर्सन हो चाहे थर्ड पर्सन हो, कुछ भी हो, आपको हमेशा इसके साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब वर का ही यूज करना है। कौन से सेंटेंसेस में, जिनमें इमेजिनेशन वाली कंडीशन आ रही हो, कोई भी आप इमेजिनेशन कर रहे हैं या फिर आपकी कोई अनफुलफिल्ड डिज़ायर है, कोई भी विश है, तो उसे बताने के लिए आप हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब वर का यूज़ करेंगे, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। देन नंबर 7 इज इन द फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स फ्रॉम वर्ब्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। यानी हो क्या रहा है, आपको एक तरफ वर्ब दे रखी है, ये इधर की तरफ सभी क्या है, वर्ब हैं, और आपको नाउन बताना है। तो बताइए कौन सा पेयर सही से मैच नहीं है। एब्डिकेट ऑप्शन नंबर ए में है, एब्डिकेट तो इसका बन गया एब्डिकेशन। ऑप्शन नंबर बी है एब्डिकेट, इसका बन गया एब्डक्शन। अब यहीं पर गलती हो गई, देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा, क्योंकि एब्डिकेट का मतलब क्या होता है, एब्डिकेट का मतलब होता है सत्ता त्यागना या फिर पद त्यागना। और अगर मैं बात करूं एब्डक्शन की, तो एब्डक्शन का मतलब होता है किडनैपिंग यानी अपहरण। तो ये गलत हो गया ऑप्शन नंबर बी, बाकी सभी बिल्कुल करेक्टली मैच है। एब्डिकेट का एब्डिकेशन, अडॉप्ट का अडॉप्शन, अफेक्ट का अफेक्टेशन। क्लियर। द नंबर 8 इज द मीनिंग ऑफ द इडियम अ ब्रोकन रीड इज। एक इडियम दिया गया है मुहावरा अ ब्रोकन रीड, इसका मतलब बताना है। तो ब्रोकन रीड का मतलब क्या होता है, अ ब्रोकन रीड का मतलब होता है अनरिलायबल और अ वीक पर्सन। मान लीजिए कोई भी आपका ग्रुप है, कोई भी आपका फ्रेंड सर्कल है, तो उसमें एक बंदा ऐसा होता है जो बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, अनरिलायबल होता है, अविश्वसनीय, जिस पर आप विश्वास नहीं कर सकते, जिस पर आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते, तो उसको आप बोलेंगे अपने ग्रुप का ब्रोकन रीड। क्लियर। द नंबर 9 इज द करेक्ट स्पेलिंग इज। स्पेलिंग टेस्ट से क्वेश्चन है, एकोमोडेट की स्पेलिंग बतानी है। सो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकोमोडेट का सही स्पेलिंग ऑप्शन नंबर ए में दे रखी है। देन क्वेश्चन नंबर 10 इज चूज द अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। प्रपोजिशन फिल करनी है। सो कैन द डॉक्टर क्योर हिम डैश अस्थमा। तो भाई एक चीज मैंने आपको बहुत बार बता रखी है कि क्योर, क्योर के साथ में हमेशा प्रपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है। ये फिक्स्ड प्रपोजिशन है, ये रटने वाली चीजें हैं। क्योर के साथ हमेशा ऑफ का यूज होगा। कैन द डॉक्टर क्योर हिम ऑफ अस्थमा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। यहां पर आपसे क्या बोल रहा है, चूज द ऑप्शन विच इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन कैपिटल्स। यानी मॉडरेट का सिनोनिम आपको बताना है। अब मॉडरेट का मतलब क्या होता है, मॉडरेट का मतलब आप जानते हो, मॉडरेट का मतलब होता है मीडियम या फिर एवरेज, ना ज़्यादा ना कम, उसको बोलते हैं मॉडरेट। जो कंसिस्टेंट रहे, एवरेज रहे, बीच में मीडियम रहे, इंटरमीडिएट, उसको बोलते हैं मॉडरेट। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉट एक्सट्रीम। जैसा मैंने कहा, ना ज़्यादा ना कम, तो ना ज़्यादा के लिए नॉट एक्सट्रीम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब ये मैंने आपको अलग से एक सेशन में पढ़ा रखा है, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आप कहेंगे तो मैं दोबारा से उसको आपको रिवाइज करा दूंगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है जिसमें एक आपका इंडिपेंडेंट क्लोज होता है, कम से कम एक,
कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लोज। इंडिपेंडेंट यानी सेंटेंस का एक ऐसा पार्ट जो अपने आप में इंडिपेंडेंटली मीनिंग दे, उसको कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लोज, और जो अपने आप इंडिपेंडेंट मीनिंग ना दे पाए उसको बोलेंगे डिपेंडेंट क्लोज। जैसे यहां पर सेंटेंस क्या है, ही हैड टू साइन और बी एग्जीक्यूटेड। सो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इफ ही हैड नॉट साइंड ही वुड हैव बीन एग्जीक्यूटेड। मीनिंग क्या निकल रहा है कि भाई यदि उसने हस्ताक्षर नहीं किए होते, अब अगर मैं आपसे सिर्फ इतना पार्ट बोलूं, मैं आपसे बोल रहा हूं यदि उसने हस्ताक्षर नहीं किए होते, तो आप पूछोगे तो क्या होता, यानी आपको पूरी बात अभी समझ में नहीं आई। क्लियर? अगर मैं सिर्फ इतना बोलता हूं इफ ही हैड नॉट साइंड, तो आपको पूरा मीनिंग समझ नहीं आया। आप पूछोगे कि हाँ अगर उसने हस्ताक्षर नहीं किए होते तो क्या होता, तो यानी ये क्या है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं दे रहा। तो ये मेरा एक डिपेंडेंट क्लोज हो गया, ये मेरा एक डिपेंडेंट क्लोज हो गया, और ये जो बचा हुआ पार्ट है, जो बचा हुआ क्लोज है, ये इंडिपेंडेंट हो गया। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लोज हो और एक डिपेंडेंट क्लोज हो, तो उस सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बदलना है। सेंटेंस क्या है, आई सॉ हिम ओपनिंग द बॉक्स। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर इस सेंटेंस में मेरा सब्जेक्ट है आई, सब्जेक्ट क्या है आई, और वर्ब क्या है सॉ, और ऑब्जेक्ट है हिम, और ये जो बचा हुआ पार्ट है ये है मेरे एक्स्ट्रा वर्ड्स, अदर वर्ड्स। और आप जानते हो एक्टिव पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन में जो अदर वर्ड्स होते हैं उनको हम एज इट इज लिखते हैं। क्लियर? चाहे एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस हो, उनको एज इट इज लिखते हैं। आप जानते हो करना क्या है, सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट है मेरा हिम, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे ही, सभी ऑप्शंस में सेम है। इसके बाद देखिए टेंस, यहां पर आ रहा है सो यानी पास्ट टेंस, तो वॉज का यूज करेंगे। क्लियर? आप जानते हो भाई पैसिव वॉइस में हमें हेल्पिंग वर्ब जरूर चाहिए होती है, तो यहां पर आप क्या बोलोगे, ही वॉज। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन हो जाएगा, ही वॉज सीन, यानी ऑप्शन नंबर सी तो पहले ही गलत हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। बचा मेरे पास ए, बी और डी। तीनों में अगर देखा जाए तो सिर्फ डिफरेंस है इसका ओपनिंग द बॉक्स का, और मैंने कहा ओपनिंग द बॉक्स अदर वर्ड्स हैं तो ये एज इट इज रहने वाले हैं, एज इट इज यूज होंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक है, ही वॉज सो टायर्ड दैट ही डैश स्केर्सली स्टैंड। यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कुड, और मुझे नहीं लगता इसका रीजन आपको बताने की जरूरत है। भाई कैन और कुड ये क्या करते हैं, ये फिजिकल एबिलिटी को शो करते हैं। ये क्या करते हैं, फिजिकल एबिलिटी को शो करते हैं कि भाई शारीरिक आपकी क्षमता जो है, एबिलिटी जो है उसको शो करते हैं। तो सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है कि वह इतना थक गया कि वह मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। तो ये क्या है आपकी फिजिकल एबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी को शो करने के लिए मैंने कुड का यूज किया, क्योंकि यहाँ पर वॉज आ रहा था इसलिए कुड का यूज हुआ, अदरवाइज कैन आ जाता। द नंबर 15 इज, ये आपका जंबल सेंटेंसेस से है, सेंटेंस को रीअरेंज करना है। सो यहां पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, PRQS। कैसे, ओनली टाइम विल टेल वेदर द ग्रेट फ्यूचर यू क्रेडिट द नेशन विद विल टर्न आउट टू बी ट्रू। क्लियर? PRQS यहां पर आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 16 इज ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू असर्शन। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। सेंटेंस क्या है, इफ ओनली आई हैड कम 1 आवर अर्लियर। सेंटेंस कन्वर्ट कैसे हो जाएगा, तो भाई आपको क्या करना है, ये जो सिर्फ इफ ओनली वाला पार्ट है, इफ ओनली को आप आई विश में कन्वर्ट कर देंगे, बाकी सेंटेंस एज इट इज रहने वाला है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और याद रखिए भाई अगर आपके सेंटेंस में होगा क्या, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर होगा तो वहां पर इफ ओनली आ सकता है, या वुड आ सकता है, कुड आ सकता है, ओ आ सकता है, उफ आ सकता है। इस तरीके के जो वर्ड्स हैं इनको आप सिंपली क्या करें, इनको आप कन्वर्ट कर दें विश में या डिज़ायर में, इनमें कन्वर्ट कर दें। या फिर अगर अलास आ रहा है तो आप वहाँ पर क्या लिखेंगे, इट इज़ सैड। यानी जैसी फीलिंग हो
जैसी फीलिंग हो वैसे ही वर्ड्स का आप यूज़ करेंगे। बाकी का जो सेंटेंस है वो एज इट इज़ रहने वाला है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। क्लियर। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 के बाद अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, यहाँ पर क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट वर्ब। करेक्ट वर्ब आपको चूज करनी है। दिस पेपर डैश ट्वाइस वीकली। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई ये पेपर जो है, ये जो अखबार है, न्यूज़पेपर है, ये कब कब आता है, तो ये हफ्ते में 2 बार आता है। अब 2 बार आता है तो ये क्या हुआ भाई, ये तो एक रिपीटेड एक्शन हो गया कि हर हफ्ते 2 बार आता है। साथ ही साथ ये शेड्यूल्ड एक्शन भी हो गया कि हफ्ते में 2 ही बार आता है। क्लियर। अब कोई भी रिपीटेड एक्शन है या कोई भी शेड्यूल्ड एक्शन है तो वहां पर आप जानते हो भाई कौन सी टेंस यूज की जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज की जाती है। यानी यहां पर ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। यहां पर मेरा आंसर क्या होगा, दिस पेपर अपीयर्स ट्वाइस वीकली। क्लियर। देन next number 18 is nuclear waste has traditionally been stored in steel drums what are subject to rust। तो भाई एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको एरर स्पॉट करना है, एरर स्पॉट करना है। और एरर के लिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस के अंदर। इस सेंटेंस के अंदर मेरा सब्जेक्ट है न्यूक्लियर वेस्ट, और ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसके साथ में मुझे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, जैसे यहाँ पर यूज़ की हैज़, सिंगुलर है, बिल्कुल सही बात। लेकिन यहाँ पर मैंने आर यूज़ कर लिया, क्यों, यही गलती कर दी मैंने। यहाँ पर आर यूज़ नहीं करना था, क्योंकि सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है तो वर्ब भी तो सिंगुलर होनी चाहिए। तो दैट्स वाई यहाँ पर आर की जगह इज़ का यूज़ होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी में एरर है। The number 19 is fill in the blanks with the antonym of underlined word। यहाँ पर क्या करना है, जो वर्ड अंडरलाइन है उसका एंटोनिम बताना है, फिल करना है फिलर में। तो वर्ड क्या है मेरा अंडरलाइन, ऑनर। अब ऑनर का मतलब क्या होता है, ऑनर का मतलब होता है सम्मान। ऑनर का मतलब क्या होता है, सम्मान। अब सम्मान का एंटोनिम क्या हो जाएगा, अपोजिट क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा शेम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आपने एक कहावत सुनी होगी, मान सम्मान और लज्जा स्वयं के कार्यों से उत्पन्न होती है। वही कहावत यहाँ पर कही गई है कि ऑनर एंड शेम अराइज फ्रॉम वंस ऑन एक्शंस। क्लियर। देन क्वेश्चन नंबर 20 इज द कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इज कॉल्ड। सेल्फ गवर्नमेंट वाली कंडीशन को क्या कहते हैं, सेल्फ गवर्नमेंट यानी खुद से राज करना, स्वयं का राज, उसको क्या बोलते हैं, तो हिंदी में बोलते हैं उसको स्वराज्य। और स्वराज्य को ही इंग्लिश में बोला जाता है ऑटोनॉमी। यानी ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट होगा। अगर बात की जाए ऑटोक्रेसी की तो इसका मतलब होता है एक तंत्र, यानी कोई एक पर्सन गवर्नमेंट चला रहा है, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, उसको बोलेंगे ऑटोक्रेसी। ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है, ऑटोमेशन का मतलब होता है आपके जो इक्विपमेंट्स वगैरह हैं आप उनको एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ उनके इम्प्लीमेंटेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ऑटोमेशन। ऑटोगेमी का मतलब आप बताने वाले हैं मुझे कमेंट बॉक्स में। अब आपको क्या करना है, फटाफट से पैसेज पढ़ लेना है, वीडियो को पॉज करके मैं आपको सीधे क्वेश्चंस का आंसर कराता हूँ। चलिए फटाफट से इसको पढ़ लेंगे वीडियो को पॉज करके। ये रहा आपका पैसेज, हम चलते हैं सीधे क्वेश्चंस की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज द गुड बुक ऑफ आर वेरी यूजफुल। तो जो गुड बुक ऑफ आर है ये वेरी यूजफुल है, क्यों, ऑथर के अकॉर्डिंग ये महत्वपूर्ण क्यों है। तो भाई ये बुक महत्वपूर्ण इसलिए होती है बिकॉज ये हमें बताती है जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, जो रिक्वायर्ड है हमारे लिए, उसको ये हमें देती है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा बिकॉज इट गिव्स द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय यू। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द बुक ऑफ द आर डज नॉट डील विद वन ऑफ द फॉलोइंग। जो आपकी बुक है ये किसके साथ डील नहीं करती, नंबर 1 ट्रैवल अकाउंट, स्टोरी टेलिंग, फैक्ट टेलिंग या फिर प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज। तो भाई आप बहुत अच्छे से जानते हैं कोई भी बुक है उसमें हो सकता है अच्छी नॉलेज हो, लेकिन उस नॉलेज को बचा कर रखना, प्रिजर्व करना, ये आपके हाथ में होता है, ये बुक के हाथ में नहीं होता। तो बुक इससे डील नहीं करती, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 3 इज
चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। ये आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है सेंटेंस की, और सेंटेंस क्या है, डोंट गो नियर द वाटर चिल्ड्रन शी सेड। उसने कहा कि पानी के नज़दीक मत जाओ बच्चे। अब ये यहाँ पर जो बात की जा रही है, क्या ये कोई सजेशन दिया जा रहा है? नहीं, ये कोई सजेशन नहीं दिया जा रहा। ये क्या, एक तरीके से वार्निंग दी जा रही है, या फिर एक तरीके से मना किया जा रहा है बच्चे को कि भाई पानी के पास मत जाओ। सजेशन नहीं दिया जा रहा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। आपको फीलिंग्स पर जाना होगा, समझना होगा सजेशन की बात की जा रही है या कोई और बात की जा रही है। सजेशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट और जो ऑप्शंस हैं उन्हें देख लेते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी, शी आस्क्ड द चिल्ड्रन दैट दे मे नॉट गो। तो यहाँ पर आस्क्ड नहीं आएगा क्योंकि सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं है। क्लियर, इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है तो यहाँ पर आस्क्ड नहीं आ सकता, बी गलत हो गया। देन नंबर सी, शी आस्क्ड द चिल्ड्रन दैट दे माइट नॉट गो नियर द चिल्ड्रन। ये भी नहीं हो सकता। बचा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, यही आपका आंसर होगा। जैसा मैंने कहा था कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वार्निंग दी जा रही है, या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पर फॉरबिड किया जा रहा है। फॉरबिड का मतलब मना करना किसी काम को करने से। तो शी वार्नड द चिल्ड्रन नॉट टू गो नियर द वाटर। क्लियर। चलिए आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि भाई आपके जो अदर ऑप्शंस हैं उनमें कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर मे आ गया, क्यों आ गया भाई, हमें चाहिए ही नहीं मे। यहाँ पर माइट आ गया, क्यों आ गया, कोई रीज़न ही नहीं है। तो इसी तरीके से तो ये था आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपका 4 नवंबर 2020 को हुआ था। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका एक फीडबैक हमें हेल्प करता है कंटेंट को इम्प्रूव करने में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।